नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। हरियाणा की 15वीं विधानसभा का पहला सत्र 13 नवंबर से शुरू होगा और इस संबंध में हरियाणा विधानसभा सचिवालय की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। दरअसल आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सत्र की आगामी बैठकों के लिए सभी तैयारियां की जा चुकी हैं और उन्होंने विश्वास जताया कि यह सत्र कार्य उत्पादकता की दृष्टि से काफी प्रभावी रहेगा। उन्होंने सभी विधायकों से यह अपील भी की है कि वे पूरी तैयारी के साथ सत्र में भाग लें। प्रदेश में सबसे तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है, तभी से मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्री तक सब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक जनहित के फैसले लिए जा रहे हैं, तो वहीं सत्र के लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार तैयार है। हालांकि सत्र को लेकर तैयारी में विपक्ष भी होगा, लेकिन सवाल अभी भी लगातार विपक्ष को लेकर बना हुआ है कि आखिर कब कांग्रेस अपने विधायक दल के नेता का फैसला करेगा और कब प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष देखने को मिलेगा। सवाल यह भी कि नेता प्रतिपक्ष के चुनाव के लिए जो गेंद है वो कांग्रेस हाईकमान के पाले में है, तो ऐसे में सवाल लगातार उठ रहा है और लगातार सत्ता पक्ष भी सवाल उठा रहा है कि हाईकमान क्यों इतना देर कर रहा है जब नेता प्रतिपक्ष चुनना ही है। तो पक्ष विपक्ष सत्र को लेकर पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। बस इंतजार किया जा रहा है कि सत्र से पहले हाई कमान कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष चुनकर सबके सामने अनाउंस करे और सत्र से पहले संभवतः हो सकता है कि हाई कमान मोहर भी किसी नाम को लेकर लगा दे। हालांकि इससे पहले तमाम बैठकें हुई और बैठक में हमने देखा कि किस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से चर्चा भी हुई और 1-to-1 गेट टुगेदर भी हुआ। उसके बाद हाई कमान के पाले में अब गेंद है, लेकिन सवाल ऐसे में ये उठता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। अब से कुछ दिन बाद विधानसभा सत्र शीतकालीन शुरू होने वाला है और ऐसे में विपक्ष और पक्ष दोनों पूरी तरीके से कमर कसकर इस बार विधानसभा में गरजते हुए भी दिखाई देंगे। और चूंकि क्रियान्वयन जो कार्य किए जा रहे हैं या फिर जिस तरीके से सत्ता में काबिज बीजेपी जिस तरीके से अपने मैनिफेस्टो में किए वादों को पूरा करते हुए एक एक तरीके से उनके नुमाइंदे भी कामों को गिनाते हुए नजर आ रहे हैं, उसको लेकर विपक्ष किस तरीके से घेरता हुआ और किन मुद्दों पर घेरता हुआ नजर आएगा, किस तरीके से ये सत्र देखने को मिलेगा, ये भी सवालों के घेरे में। लेकिन आने वाले वक्त में तस्वीर साफ हो जाएगी कि किस तरीके से कौन से मुद्दे को लेकर दोनों ही पक्ष और विपक्ष सामने नजर आएंगे। लेकिन सवाल कि जिस तरीके से एक विधानसभा सत्र पहले एक दिवसीय किया गया था, उसमें हालांकि नेता प्रतिपक्ष के बिना ही जो ओथ थी विधायकों को वो दिलाई गई थी और ऐसे में अब सवाल बड़ा है और हाईकमान के पास भी स्थिति चिंताजनक है कि और समय भी कम रह गया है और ऐसे में संभावना लगाई जा रही है कि उससे पहले ही एक अनाउंस हो और अनाउंस में नेता प्रतिपक्ष का भी नाम यहां पर हो। तो आज इस मुद्दे को लेकर हम पैनल में चर्चा करेंगे। तमाम सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और ऐसे में चर्चा हरियाणा के विकास को लेकर जिस तरीके से तीसरी बार हैट्रिक लगाकर सरकार में काबिज हुई बीजेपी ने जो वादे जनता से किए थे वो ताबड़तोड़ पूरे करते हुए, लेकिन उनका धरातल पर क्या कुछ समीकरण कहता हुआ नजर आ रहा है, उसको लेकर भी चर्चा करेंगे कि धरातल पर जो योजनाएं सरकार के लिए लागू की जाती हैं उसका किस तरीके से असर यहां देखने को मिल रहा है। तो अभी फिलहाल सबकी नजर विपक्ष की तरफ है और विपक्ष इस दौरान पूरी तैयारी के साथ में भी नजर आ रहा है, लेकिन इंतजार सिर्फ नेता प्रतिपक्ष का है। नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी सवाल है। 13 नवंबर से विधानसभा सत्र का आगाज होने जा रहा है।
मसला में चर्चा की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो है जो मेहमान हैं हमारे साथ इस पैनल में जुड़े हुए, उनका तारुफ मैं आपके साथ करा देता हूं। हमारे साथ जो है योगेश सिहाग हैं, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से जुड़ रहे हैं। सर बहुत स्वागत है आपका मसला के इस मंच पर। राकेश बड़ाना है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी। और सुनील फोगाट भाजपा की तरफ से जो है हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। और शुरुआत जो है सुनील जी मैं आप ही से करना चाहूंगा। सुनील जी, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही है तो सीधा सवाल है कि जिस तरीके से जो है अब शीतकालीन सत्र जो है देखने को मिलेगा, ऐसे में किस तरीके की तैयारियां और कौन से जो मुद्दे हो सकते हैं जो है इस बार जो विधानसभा सत्र में गूंजते हुए नजर आएंगे? सुनील जी। सुनील जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? कोई तकनीकी समस्या के चलते आपकी आवाज मुझे नहीं पहुंच पा रही है। दुरुस्त कराकर मैं आपके पास लौटता हूं। और सिहाग जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। कांग्रेस जिस तरीके से लगातार जो है एक्टिव मोड में नजर भी आ रही है और जो तमाम जो सत्ता पक्ष के मुद्दे हैं वो धरातल पर किस तरीके से उकेरती हुई सत्ता पक्ष नजर आ रही है, उस पर सवालिया बिंदु भी नजर आ रहे हैं। वार प्रतिवार लगातार बना हुआ है। कैसे देख रहे हैं इस पूरे शीतकालीन सत्र को, आगामी को? सिहाग सिहाग जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? राकेश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आ रही आवाज आ रही। तकनीकी समस्या के चलते जो है दोनों ही मेहमानों के पास मेरी आवाज नहीं पहुंच पाई। राकेश जी, उम्मीद कर रहा हूं मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। और आम आदमी पार्टी जो है आगामी सत्र को किस तरीके से देख रही है? राकेश। देखिए, पहली तीसरी बार सरकार बनी है तो अभी तो पहली बार जो सत्र है वो चलेगा। परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो सरकार बनाई है, लोगों की बड़ी आशाएं हैं बिल्कुल कि वो जिस आशा भरी नजरों से, आशा भरी उम्मीदों से जो लोगों ने वोट दिया है उस पर खरा उतरे। जो वादे इन्होंने किए हैं, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे युवाओं को नौकरी देने की बात हो, या समान विकास की बात हो, या बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, या जो भी वादे किए हैं, क्योंकि अभी ज्यादा आलोचना करना ठीक नहीं है। अभी नई नई सरकार बनी है, सरकार को कुछ टाइम देना चाहिए तो उसके बाद पता चलेगा कि सरकार क्या अच्छा कर रही है और क्या बुरा कर रही है। क्योंकि आज अगर हम कहने लगे कि बुरा कर रही है तो अगर बुरा किया होता तो उनकी सरकार कैसे बनती, और अगर उनकी हरियाणा के लोगों ने उनकी सरकार बना दी तो अच्छे कार्य हरियाणा, मतलब आप मान रहे हैं कि सरकार में दम है और सरकार ने कुछ अच्छे काम किए हैं और जो है पिछले 10 सालों में भी जो है उन्होंने जो वादे किए थे वो करके दिखाए? राकेश, निश्चित तौर पे अगर काम ना किया होता और लोगों के काम ना किए होते तो लोगों को वोट क्यों देते, क्यों सरकार बनाते? हमेशा आदमी को आलोचना नहीं करनी चाहिए। जो अच्छा काम है, चाहे विपक्ष में बैठे हैं, अगर कोई कार्य अच्छा हुआ तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, और जो काम अच्छे नहीं हो उनकी बुराइयां करनी चाहिए। परंतु अगर अभी तो 1 महीने भी नहीं हुए सरकार को बने हुए, 8 तारीख को रिजल्ट आया और आज दूसरी 8 तारीख परसों हो जाएगी, 1 महीना हो जाएगा। तो अभी तो जब लोगों ने सरकार बना दी है, वोट दिए और उनके 48 MLA आ गए हैं, तो अब उसमें तो हम ये कहें कि उन्होंने काम नहीं किए थे या उन्होंने ये किया था, अगर ना करे होती तो लोग वोट क्यों देते? तो मैं तो ये मानता हूँ कि लोगों के काम करें तो वोट मिलिए। परंतु जो वादे उन्होंने अब जो किए हुए हैं, जिन वादों को लेकर हरियाणा तीसरी बार जो सरकार बनाई है, उनकी मैनिफेस्टो में जो किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, और जिस तरीके से विकास की बात करें, स्मार्ट सिटी की बात करें, ये सब चीजों पे काम होना चाहिए। नहीं होगा तो हम फिर विरोध करेंगे। जो विरोध करने की बातें होंगी उनमें विरोध करेंगे, जो विरोध नहीं करने की बातें होंगी विरोध नहीं करेंगे। लेकिन विपक्ष लगातार, यानी कि कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस तो लगातार 10 सालों का हिसाब मांगते हुए आया है जनाब। कांग्रेस वाले तो मूर्ख हो गए हैं। कांग्रेस वालों को तो कुछ, ये बड़ी बात कह रहे हैं आप? ये बड़ी बात कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ बड़ी बात कह रहा हूँ। मूर्ख इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मूर्ख इसलिए हो गए हैं कि जब हरियाणा में सरकार बननी थी और राहुल गांधी जी बार बार कह रहे थे इस बात को कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी से गठबंधन कर लो और सरकार बन जाएगी, परंतु इनका जो अहंकार था, इन बापू बेटाओं का जो अहंकार था, वो इनको ले बैठा आज, और उस अहंकार की बदौलत आज ये पागल हो रखे। 1 महीने हो गए ये
ये इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि हाँ तुम्हारे बीजेपी की सरकार बन गई। अरे बीजेपी की सरकार बन गई है, ये पूरा देश इस बात को जानता है, उनका मंत्रिमंडल भी ले गया, शपथ ग्रहण समारोह हो गया, परंतु ये इस बात को पचा ही नहीं पा रहे हैं सरकार बन गई है। अपनी गलतियां देखते नहीं। अगर आम आदमी पार्टी से गठबंधन हो जाता तो आज सरकार में बैठे होते। जब तो इन्हें इतना अहंकार था, नहीं अपने दम पे बना लेंगे, अपने दम पे बना लेंगे, ले बना लो अपने दम पे सरकार। तो ये मलाल है आपके अंदर जो है कहीं ना कहीं। क्या कह रहे हैं? ये कहीं ना कहीं दर्द है, वो झलकता हुआ दिखाई दे रहा है आपके शब्दों से। दर्द ये कहीं ना कहीं कि अगर गठबंधन होता तो क्या होता, तस्वीर दूसरी होती क्या? निश्चित तौर पे देखिए आप, मैं कोई बातें मन गलत नहीं कर रहा हूँ। आप देखिए 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो कांग्रेस 10 की 10 लोकसभा हार गई थी क्योंकि अकेली चुनाव लड़ रही थी। और 2024 में जब लोकसभा के चुनाव हुए और हमारे गठबंधन पे, हमारे अरविंद केजरीवाल जी के फेस पे और जो हमारा संगठन था, इनके पास तो कुछ है ही नहीं, ना फेस है, ना संगठन है, ना कुछ है। इनके पास क्या धरा है? कुछ नहीं धरा। ये तो बस एक ही बात पे लगे हुए कि हमारी सरकार आएगी, हमारी सरकार आएगी। 5 लोकसभा में हमारे दम पे जीत गए, 5 लोकसभा ये जीत गए, वरना फिर 2019 में 10 की 10 हार गए थे। और परंतु इन्हें ऐसा लगा कि शायद हो सकता है कि इस बार हम अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे तो हरियाणा में विधानसभा का चुनाव हम जीत लेंगे। परंतु लोगों ने उल्टी गिनती इनकी शुरू कर दी और आज हरियाणा में बीजेपी की सरकार आ गई। लोगों को मजबूरी में बीजेपी की सरकार बनानी पड़ी क्योंकि लोग चाहते थे कि अरविंद केजरीवाल जी की जो नीतियां है, जो 5 गारंटी है, जो पंजाब में और दिल्ली में जो लोगों को सुविधाएं हम दे रहे हैं, जो लोग सुविधाएं पा रहे हैं, हरियाणा के लोग चाहते थे कि हरियाणा में भी वो सब कुछ मिले। परंतु इन लोगों ने अपने अहंकार में थे कि नहीं, हम तो कांग्रेस के राहुल गांधी की बात भी इन्होंने नहीं मानी और हरियाणा में अकेले चुनाव लड़े। और तो उसका नतीजा आज बीजेपी की फिर सरकार बन गई। अब ये कह रहे हैं हम कोर्ट में जाएंगे चुनाव। अरे क्या तुम कोर्ट में जाओगे? क्या चुनाव आयोग में लोगों ने वोट दे दी, उनकी सरकार बन गई। अब तुम इस बात को मान लो कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। मूर्खता की बातें रोज करते हैं, कभी कमेटी बनाते हैं, कमेटी ने हरियाणा में कमेटी इन पे बनी नहीं है पिछले 15 सालों से। अभी एक 9 आदमियों की कमेटी बना दी, 8 आदमियों की समीक्षा करेंगे। क्या समीक्षा करेंगे? उसमें सारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लोग बैठा दिए, फिर जूत बाजेगा इनका वहां पे। ये तो क्षेत्रीय पार्टी की तरह कांग्रेस हरियाणा में काम कर रही है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर अरविंद केजरीवाल जी की इससे हमारी आम आदमी पार्टी से गठबंधन होता तो निश्चित तौर पर आज हमारी सरकार बनती और लोगों को वो सुविधाएं, चाहे बिजली की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे बढ़िया हॉस्पिटल्स बनाने की बात हो, चाहे जो भी मुद्दे थे जो दिल्ली में हमने अच्छे काम करे थे, शिक्षा पे, चिकित्सा पे, पानी पे, बिजली पे, वो हरियाणा के लोग चाहते थे परंतु नहीं मिले। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों से और भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री उनसे कहना चाहता हूँ जो हरियाणा में कमी है, जैसे बिजली के 24 घंटे में से 22 घंटे जो कट लगते हैं उनको अच्छा काम करे। जो स्कूल है, ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। उनमें बढ़िया काम तमाम सारे सवाल हैं जहन में और जनता के जहन में भी सवाल हैं, उनको भी जो है जिक्र करूंगा राकेश जी आपसे। फिलहाल जो है योगेश जी मैं आप ही के पास आना चाहूंगा, चूंकि राकेश जी ने बहुत घेरते हुए नजर आए आपको जो है। सुनील जी उनके पास जो है मैं आपके पास आऊंगा। योगेश जी, यहाँ पर कहीं ना कहीं दर्द झलकता हुआ राकेश जी की बातों से स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। वो आपको मूर्ख बताते हुए नजर आ रहा है कि जिस तरीके से देखिए किस तरीके से आपने चुनाव लड़ा और चुनाव के बाद समीक्षा बैठकें और इतना सारा लंबा जो समय आपको मिला, ऐसे में जो है आपकी तरफ से जो है कहीं ना कहीं चूक हुई योगेश जी, और जो अभी भी दिखाई दे रही है, अभी तक जो है नेता प्रतिपक्ष के नाम का भी चयन नहीं हो पाया है। जिस तरीके से देरी कहें या फिर इसे जानबूझकर जो है अभी समय को और टाला जा रहा है। योगेश जी देखिए, मैं अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की बात को मैं ही नहीं आपके चैनल के माध्यम से आपके लाखों दर्शक सुन रहे थे, तो उनकी फ्रस्ट्रेशन साफ दिखाई दे रही है। उन्हें अगर इतना ही आप हमारी क्यों चिंता में रहते हो, आपके पास संगठन भी है, आपने इतने अच्छे काम किए हैं, आपने एजुकेशन हेल्थ में, तो क्यों नहीं आप, हम तो आज भी मुख्य विपक्षी दल हैं, आपका खाता भी नहीं खुला। आपकी ये इस तरह की देखिए भाषा हमारी पार्टी में तो है नहीं, ये संस्कार इस तरह के जो शब्द जो यूज करते हैं मैं वो बोल नहीं सकता। तो ये इन लोगों के की जो फ्रस्ट्रेशन है वो साफ दिखाई दे रही है। आप में अगर इतना ही दम था, जनता आपको क्यों नकार गई? आप हमारी बात छोड़िए, आपने अपना मैनिफेस्टो भी रखा, आपने अपने वादे भी किए,
आपको क्यों नहीं एक भी सीट पे? आपको आपके कम से कम 70 सीटों पे तो 1000 से कम वोट है। आपका इतना ही मजबूत संगठन है। आपको हमारे संगठन, हम तो बिना संगठन के भी 37 सीटों पे खड़े हैं। चलो आपकी भी बात मान ले, हम हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम तो सिर्फ एक पार्टी, हम 37 सीटें हैं और 37 सीट नहीं है, ये हमारा सिर्फ 1% से भी कम वोट परसेंटेज का डिफरेंस है। आपके साथ हम गठबंधन में भी नहीं थे। आप ये कहते हो कि हमारे से मतलब गठबंधन नहीं हुआ तो हम आप अकेले कुछ कर देते। तो आज देखिए, बात सवाल है जनता के मुद्दों का। आज देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी को आज 1 महीने का समय हो गया, आज देखिए ना डीएपी है ना बीज है, और लाइनों में लग के डीएपी, पुलिस थानों में डीएपी, 8-8 घंटे तक लाइन में लगने के पर भी किसान को डीएपी नहीं मिल रहा। हम उठाएंगे जनहित के मुद्दे। अब हमें आपकी पार्टी का इससे कुछ मतलब नहीं है, हमें मतलब है जनता से। तो जनता हम के चाहे मुद्दों सत्ता पर में रहें ना रहें, योगेश जी, जनता के हमारे मुद्दों पर लिए ही ये जीती है कोई ना। सवाल नहीं राकेश जी मान रहे है। हैं इस बात हमारे को। लिए जनता आप के भी मान वेलफेयर लीजिए। के लिए अगर हम काम करना चाहें तो आप विपक्ष में रह के भी काम कर सकते हो। तो आपकी पीड़ा देखिए, ये पूरे चैनल पे सब लोग देख रहे हैं। ये आप पार्टी की पीड़ा देखिए, इन्हें सिर्फ कांग्रेस पार्टी, चाहे आप ये इन लोगों को देख लो, कभी भी जेजेपी को देख सकते हो, आज भी इन्हें सभी को हमारे से परेशानी है। भाजपा से इन लोगों को परेशानी नहीं है। भाजपा को ये कहते हैं कि आप अच्छे से काम कर रहे हो, आप इतनी आपको परेशानी नहीं, आप उनके साथ मिलकर काम कर लीजिए। आपका विधानसभा में कोई विधायक नहीं है। मैं तो कहता हूं जिस पार्टी के जो मिनिमम 6% वोट होना अनिवार्य है चुनाव आयोग के मद्देनजर भी, उन पार्टियों का क्या लेना देना जी? उनकी बातों को गंभीरता से लेना ही नहीं चाहिए। तो मैं इनकी बातों को कभी गंभीरता से नहीं लेता, ना ही हमारी पार्टी लेती। हमारी पार्टी बिल्कुल, जो आज आप देखिए ईवीएम पर, मैं नहीं कह रहा, आज अमेरिका में चुनाव हो रहा है, वो भी ईवीएम पे क्यों नहीं हो रहा? गठबंधन होता और तस्वीर इतर होती और आप साथ में होते, साथ में कोलैब करते, तो गंभीरता से तो लेना पड़ता ना। अब ठीक है, दूसरी तस्वीर है, गठबंधन के बहुत से कारण होते हैं। इन लोगों की जो सीटों का कहीं ना कहीं तालमेल नहीं बैठता तो नहीं हो सकता। ये जो सीटें मांग रहे थे वो आज भी हम जीत के आए हैं। ये जिन सीटों की डिमांड कर रहे थे, मैं बता रहा हूं, उन सीटों पे आज भी कांग्रेस पार्टी जीती है। जो पंजाब बॉर्डर के टच की सीटें हैं, वहां सभी जगह हमारी जीत हुई है। हम क्यों वो हमारी सीट देंगे इन्हें? और आपको इतनी पीड़ा है तो आप चुनाव लड़ के आए हो, आप जीत के आते। हम तो आज भी 33 अगर हमें सीटें मिली है, और उसके बाद भी जो हमारा सवाल है, जो ईवीएम में हम ये सर्टिफिकेट नहीं देंगे कभी भी, जब तक हम सुप्रीम कोर्ट में भी मान्य है कि इसमें छेड़खानी, किसी भी टेक्निकल डिवाइस में छेड़खानी हो सकती है, पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है, वो हम उसकी गहराई से जांच चल रही है। जो हमारी पार्टी, वो आज भी चुनाव आयोग ने जवाब क्यों नहीं दिया? 99% बैटरी क्यों मिली है, उसका जवाब ना देते हुए चुनाव आयोग ने जिस तरह से बात को घुमाया है और हमारे ऊपर ही डालने की कोशिश की है। चुनाव आयोग ने लंबे कागजात के साथ में, आपको लंबे पन्नों के साथ में, बिल्कुल 1600 पेजों का अध्ययन किया जा रहा है। लेकिन देखिए, सवाल तो यहाँ उठेगा कि जहां आप हारते हैं वहां पर महाराष्ट्र का चुनाव भी चल रहा है, तो उसको किसमें, वहां किसकी विजय मानेंगे सर? ये तो विपक्ष भी लगातार कहता है, सत्ता पक्ष भी कहता है, जहां आप जीतते हैं वहां किसके नाम पर जो है जीत मुकम्मल करते हैं? वहां पर भी तो चुनाव जो है ईवीएम के थ्रू होते हैं ना साहब। छेड़छाड़ की है, हम ये भी नहीं कह रहे। इनका एक फिक्स टारगेट होता है, जो इन्होंने कितना धन बल बांटा है, सारी चीजों की हमारा आकलन एक नहीं हो रहा। इनका एक बूथ पर, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड में आपके भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, पदाधिकारियों की दिखा सकता हूं, 10 से 15 हजार रुपए इन्होंने बूथ वर्कर को बांटे हैं। ये ऑफिशियल बांटे हैं। वो पैसा कहां से आ रहा है इनके पास, वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड, वो डर, वो सारी चीजें हैं। हम फिर भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं बार बार, हमें फिर भी कोई फर्क नहीं। हमें विपक्ष की जिम्मेदारी मिली, हम विपक्ष की निभा रहे हैं। और देखिए, अच्छा, विपक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। एक सवाल और, फिर उसके बाद जो है मैं सुनील जी आपके पास आ रहा हूं। सवाल मेरा ये है कि सर जो है राकेश जी मानने के लिए तैयार हैं, आप 10 साल का जो है हिसाब मांगने चले थे, जनता ने हिसाब दे दिया,
राकेश जी स्पष्ट तौर पर मानते हुए नजर आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी मानती नजर आ रही है कि हाँ भाई 10 साल का हिसाब था, कुछ खाका तैयार कर रखा था, जनहित में जो है काम किए थे, आप जनहित के मुद्दे उठाते हैं, कहीं ना कहीं चूक हुई, कहीं ना कहीं आपसे जो हिसाब मांगने बैठे थे, लेकिन जनता ने ही आपको जो है बिल बना के दे दिया। जनहित की बात भी उठाना बंद कर दें। हाँ। जो आज खाद नहीं मिल रहा, किसानों से किस चीज का बदला ले रही है भारतीय जनता पार्टी? हम किसान, मजदूर, गरीब, युवाओं की ये रोजगार की बात करते हैं। इन्होंने 2 लाख आज तक पद खाली है, उनको इन्होंने भरा नहीं। एक तरफ ये पर्ची खर्ची की बात करते हैं। एक बात तो स्पष्ट है, इन्होंने ग्रुप डी और ग्रुप सी में, मैं ये मानता हूं, इन्होंने इंटरव्यू समाप्त कर दिया। ठीक है, अगर इंटरव्यू का प्रोसेस समाप्त होगा तो स्वाभाविक सी बात है, कहीं ना कहीं से उसमें कोई संभावना नहीं रहती, तो आप ग्रुप ए और बी में भी समाप्त पर्ची खर्ची बंद कर दीजिए। आप खुद बोल रहे हो कि आप ग्रुप ए और बी में जो फर्स्ट क्लास सर्विसेज में पर्ची खर्ची चलती है, खुद भारतीय जनता पार्टी एडमिट कर रही है कि हमने ग्रुप डी और सी में तो पर्ची खर्ची बंद कर दी, क्योंकि हमने वहां इंटरव्यू सिस्टम खत्म किया है। आज मैंने इनके सरकारी बैंकों पे ये बात लिखी हुई है कि हमने इंटरव्यू सिस्टम खत्म किया तो पर्ची खर्ची बंद हुई। तो ग्रुप ए और बी में भी बंद कीजिए, आपको किसने रोका है? आपने यूनिवर्सिटियों में भर्तियों पे आपने रोक लगाई हुई है। आज भी मैं लेटर दिखा सकता हूँ हरियाणा सरकार का कि आप कोई भी भर्ती नहीं करोगे। आप क्यों नहीं चाहते यूनिवर्सिटियों में रेगुलर भर्ती हो? क्यों नहीं आप रोजगार देना चाहते? क्यों नहीं आप शिक्षा के सिस्टम को समाप्त करना चाहते हो? आप नहीं चाहते हो पढ़ा लिखा युवा होगा वो जवाब मांगेगा आपसे। आप नहीं चाहते कि वो उसको SKRM के माध्यम में और जो किसी तरह जो 5 किलो अनाज में हम डुबाए रखें, हम ये ऐसा नहीं होने देंगे। जितना हमसे संभव होगा हम जनता की आवाज उठाएंगे। योगेश जी ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा, राकेश जी से भी प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन सुनील जी मैं आपके पास आना चाह रहा हूं, और जो है आने वाले विधानसभा सत्र को लेकर भी सवाल है कि जिस तरीके से जो है सत्र आने वाला है और ऐसे में तैयारियां किस तरीके से हैं और कौन से मुद्दे हो सकते हैं जो कि जड़ से यानी कि धरातल से जो है मुद्दे क्या गूंजते हुए नजर आएंगे। और दूसरी चीज जो है, राकेश जी ने आपके 10 साल का हिसाब माना कि आपने काम किया, तभी जो है आपका जनता का जनार्दन मिला। योगेश जी डिनाई करते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम सारे सवाल नजर आ रहे हैं कि ये राकेश जी का दर्द हो सकता है, राकेश जी को आपके साथ चले जाना चाहिए वगैरह वगैरह। सुनील जी आपका क्या टेक है? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा ये है वो भारतीय जनता पार्टी को पता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता धरातल पे काम करता है, चाहे नेता हो कार्यकर्ता हो, वो सब धरातल पे काम करते हैं और पूरे होशो हवास में रह करके काम करते हैं। अब जैसे हमारे साथी है, कांग्रेस के साथी हैं, आम आदमी पार्टी के साथी हैं, वो बड़े बदहवास हो रखे हैं। अब आप देखिए ये इंडिया गठबंधन, जो इंडी गठबंधन है इनका, उसी के पार्ट तो है ये दोनों पार्टियां। और हरियाणा में तो कांग्रेस पार्टी फिर भी गठबंधन में ही लड़ी थी, अकेली तो लड़ी नहीं पार्टी कांग्रेस। अब कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में गठबंधन में चुनाव लड़ा और उस गठबंधन में आम आदमी पार्टी को शामिल नहीं किया इन्होंने। तो ये तो आम आदमी पार्टी की खिज है या कांग्रेस पार्टी जो इनसे कुछ बदला लेना चाहती थी, वो इन दोनों की आपस की लड़ाई है। और इसी इन लोगों की इसी छोटी राजनीति की वजह से हरियाणा की जनता ने बिल्कुल सिरे से इन दोनों को नकार दिया, पार्टियों को, चाहे वो लोकसभा चुनाव की बात हो या विधानसभा चुनाव की बात हो। ये देखिए, मैं कोई छोटी बात नहीं होती कि लगातार तीसरी बार एक प्रदेश में एक ही पार्टी की सरकार बन रही है, और ये रिकॉर्ड है आज तक का हरियाणा का, और वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। लगातार तीसरी बार हमारी सीटें हर बार बढ़ के आई हैं। अब ये देखिए, ये कमाल की बात है कि 2,80,00,000 हरियाणा का जो जनमानस है जिसने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है, हम उसके काम के लिए, हरियाणा के युवाओं के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, छात्रों के लिए, सबके मुद्दे हमारे पास है। सबके लिए क्या हमने आगे आने वाले समय में करना है, सारी कार्यनीति हमारी तैयार है। सरकार सुचारू रूप से, आप देखिए ये भी हरियाणा में 2000 के बाद जब से ये मंत्रिमंडल बढ़ा है, पहली बार हुआ है कि एक ही दिन मुख्यमंत्री और उनका पूरा कैबिनेट एक ही दिन में शपथ उन्होंने ले ली और
तुरंत अगले ही दिन से काम शुरू। सारे विभागों की मंत्रियों के विभाग बट गए हैं, मंत्रियों ने सभी अधिकारियों की बैठक ले ली है, अधिकारी फील्ड में तैनात है, सारे हमारे मंत्री जो है, हमारे मुख्यमंत्री भी हैं, वो लगातार फील्ड में है, अधिकारियों से संपर्क में है कि किसी भी प्रकार की समस्या हरियाणा के आम जन को नहीं आनी चाहिए। तो हमारा तो फोकस बड़ा क्लियर है। हमने जनता ने हमें जनादेश दिया है काम करने के लिए। हरियाणा जिस प्रकार से पिछले 10 साल से हरियाणा विकास के पथ पे अग्रसर है, उसकी गति बढ़ाने के लिए जो हरियाणा की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, हम उस काम में अपने में लगे हुए हैं। हम तत्पर हैं, हम जागरूक हैं। हम कोई हवासी जैसे कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टियों में छाई हुई है, वैसा हमारे अंदर कुछ नहीं है। संगठन अपना काम करता है, सरकार अपना काम करती है। अब आप देखिए, कांग्रेस पार्टी है, ये लोग बड़ी कितनी झूठ बोलती है। पीएचडी, डीलिट सारी उपाधियां कांग्रेस पार्टी को दे देनी चाहिए बगैर रोक टोक के। कि आप ये देखिए, चुनाव में हारते हैं, ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ देते हैं। अरे भाई, इतना बड़ा लाखों हजारों कर्मचारी चुनाव आयोग के जो इस सिस्टम में, पूरे चुनाव के सिस्टम में शामिल होते हैं, आपके हिसाब से सारे बिके हुए हैं। सारी मीडिया बिकी हुई है, दूसरी राजनीतिक पार्टियां बिकी हुई है। कमाल है, क्या एक कांग्रेस पार्टी ही इस देश में सच्चाई का झंडा उठाए हुए है क्या? बाकी सब लोग, आम जनता, मीडिया, प्रशासन, शासन, सब बिक गया, सब झूठा है। कमाल करते, शर्म आनी चाहिए आपको ये बात करते हुए। और सबसे बड़ी बात, क्या कांग्रेस के पास इस बात का कोई जवाब है? चलो ईवीएम की बात करते हैं कि उन्होंने हैक कर लिया, या जो भी ये झूठ बात यहाँ बैठ के करते हैं, टीवी में बैठ के। तो चुनाव, जो विपक्ष का नेता कांग्रेस का हरियाणा में चुना जाना है, क्या उसके लिए भी बीजेपी ने इनको रोका हुआ है? क्या वहां पर भी बीजेपी ने इनकी वोटिंग रुकवा दी? या वहां पे भी बीजेपी ने ईवीएम रखवा दी, कि वहां पे भी बीजेपी ने मना कर दिया? अरे भाई, आप 37 आदमी मिलके अपना एक नेता तो चुन नहीं सकते। दूसरा सेशन आ गया प्रदेश में। आप देखिए, हरियाणा के विकास के लिए, देश और प्रदेश के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि विपक्ष को भी मजबूती के साथ, सकारात्मक मुद्दों के साथ अपनी बात रखनी चाहिए, ताकि सरकार को भी आम जनता के बारे में और ज्यादा पता लगे और आम जनमानस के भलाई के लिए नीतियां बनाई जाती। लेकिन ये दुर्भाग्य है हमारे हरियाणा प्रदेश का कि उसने कांग्रेस जैसी निकम्मी और नकारा पार्टी को विपक्ष में लगातार तीसरी बार बिठाने का काम किया है। चलिए ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा सर, मुझे अभी छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना है। लेकिन 13 नवंबर को जिस तरीके से विधानसभा का शीतकालीन सत्र यहाँ पर शुरू होने जा रहा है, ऐसे में जो है सरकार और विपक्ष पूरी तरीके से तैयार है और पूरी तरीके से यहाँ पर तैयारियां भी हो चुकी है। लेकिन सवाल और नजरें लगातार विपक्ष पर और विपक्ष के हाईकमान पर हैं कि कौन होगा नेता प्रतिपक्ष का नेता और किस तरीके से, कौन से मुद्दे को जो है इस बार शीतकालीन मुद्दा जो है सत्र में जगह मिलेगी। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो अभी तुरंत 70 42 40 40 40 पर कॉल करिए। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए,
मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। तुम हुस्न परी तुम जाने जहाँ हो, इतनी हंसी ढूंढे तितलियाँ। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। तुम हुस्न परी तुम जाने जहाँ हो, इतनी हंसी ढूंढे तितलियाँ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका मसला में लगातार चर्चा और आगामी विधानसभा शीतकालीन सत्र को लेकर जो है चर्चा चल रही है और ऐसे में पैनलिस्ट हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ब्रेक से पहले जो है मैं सुनील जी आपके पास था और सुनील जी आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद जो है प्रतिक्रिया के लिए मैं राकेश जी आपके पास आना चाहूंगा। सुनील जी जी मैं बस यही कहना चाहता था कि कांग्रेस पार्टी को भारतीय चुनाव आयोग और पूरे शासन प्रशासन पूरे देश का मतलब इनका कहना है कि देश में एक अगर कोई सच्चाई बोलने वाली पार्टी है, अगर सच शब्द बोलते हैं तो वो एक कांग्रेस पार्टी है, उसके अलावा सारी पार्टियां बेईमान है, सब बोलते हैं। लेकिन और सवाल तो ये भी उठ रहा है ना कि आखिर इतना विलंब क्यों हो रहा है, लाखों कर्मचारी आखिर इतनी देरी हो रही है पक्ष का चेहरा सामने लाने के लिए। इसका कहने का मतलब है कि सही नहीं, हाँ तो फिर कैसे व्यवस्था चलेगी, कैसे बात मिलेगी। जहाँ ये जीतते हैं वहाँ पे तो ईवीएम ठीक हो जाती है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतती है वहाँ पे ईवीएम हैक हो जाती है। ये कहा कि का दोगलापन हुआ। या तो आप कह दीजिए कि हमें चुनाव सिस्टम पे भरोसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी, तो ये चुनाव लड़ना छोड़ दें। वैसे ही विपक्ष में बैठ के सड़कों पे जाके, क्योंकि ये सड़कों पे भी लड़ाई नहीं लड़ सकते, विधानसभा में लड़ाई नहीं लड़ सकते, लोकसभा में लड़ सकते हैं। इनको जनता ने आपको क्या लगता है 37 आदमी मिलके, मेरी आवाज में आ रही है, 37 आदमी मिलके एक नेता नहीं चुन सकते और ये लोग चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश की जनता इनको चुने। अरे भाई क्यों चुने आपको, आपके अंदर तो 10 कांग्रेस है। अब देखिए शमशेर गोगी जी का बयान देखिए कि शमशेर गोगी जी ने खुद कहा है, चैनल के ऊपर कहा है और रिकॉर्ड हो बात है कि यहाँ पे ईवीएम कोई ईवीएम का घोटाला नहीं था, कोई कांग्रेस नहीं हारी, अगर हारी है तो हुड्डा कांग्रेस हारी है। योगी जी ने कहा कि कांग्रेस नहीं हारी, हुड्डा कांग्रेस हारी है। तो अब देखिए 10 घरों में कांग्रेस हरियाणा में बची पड़ी है, एक मरीज आईसीयू में है, उसके बाद भी उनको कोई संभालने वाला नहीं आ रहा है। तो वही हालत मुख्यमंत्री जी ने चुनाव से पहले कहा था कि इस चुनाव के बाद कांग्रेस आईसीयू में चली जाएगी और वो परमानेंट चली गई है। उसमें ना तो बीजेपी का कोई रोल है, ना ही कांग्रेस को अपने विपक्षी जो सहयोगी पार्टियां हैं, इन लोगों की इंडी गठबंधन की जो सहयोगी पार्टियां हैं, ना उनके ऊपर कोई चीज निकालनी चाहिए। अरे भाई आपका निकम्मापन है, आपके नेताओं का अहंकार है, आप दूसरे नेताओं को सम्मान नहीं देना चाहते, दूसरे नेताओं को अपने पास नहीं बिठाना चाहते, दूसरे नेताओं आप चाहते नहीं कि इस पूरे हरियाणा प्रदेश में कोई और कांग्रेस पार्टी की राजनीति करे। आप चाहते नहीं, पिता पुत्र से बाहर ये पार्टी निकल ही नहीं पाई पिछले 20 साल से, तो क्यों जनता प्रदेश की जनता लोगों के ऊपर भरोसा करे। और अभी देखिए आप ये ड्रामा चल रहे हैं, तो कभी केंद्रीय कमेटी बनाएंगे, कभी हरियाणा की कमेटी बनाएंगे, कभी ये आदमी बात करेगा, कभी अरे होना क्या है। मैंने पहले भी चैनल पे कहा था,
कि ये सारी कमेटियां, ये सारी मीटिंग, ये सारे प्रभारी, ये सारी एक कोठी में बंद के भूपेंद्र हुड्डा की कोठी पे बैठे हैं। जो वहां से फैसला होगा वही अंतिम निर्णय होगा। इनके कांग्रेस पार्टी के पल्ले कुछ रहा नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा उनके बेटे से बाहर कांग्रेस पार्टी नहीं निकल सकती, और अगर ये निकल सकते होते तो इतनी दुर्दशा इनकी ना होती। भारतीय जनता पार्टी को भी फायदा मिलता कि उनको भी एक मजबूत विपक्ष मिलता, उनका भी एक आम जनता की आवाज उठाने वाला। ठीक है सर, ठीक है, थोड़ा सा जो है पार्टी से इतर होकर बात कर लेते हैं। सुनील जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। राकेश जी, आप कुछ प्रतिक्रिया देना चाह रहे थे, और जो है साफ तौर पर जो है योगेश जी ने कहा कि आप जो है आपके अस्तित्व ही नहीं है, वजूद ही नहीं था हरियाणा के बीच में, जो है क्या आपके साथ में गठबंधन करते, और गठ करते तो किस तरीके से जीत दर्ज करते, चुके आपने भी चुनाव लड़ा है, आपके पाले में कुछ नहीं मिला, और ऐसे में जो है आप दूसरों पर सवाल उठाने चले हैं। राकेश जी, मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ कि जो इनका अहंकार ये इनको लेके बैठ गया। अब कभी ईवीएम पे ठीकरा फोड़ रहे हैं, कभी कुछ पे फोड़ रहे हैं। जब तुम्हारी सरकार बनती है हिमाचल में, तो जब ईवीएम कहाँ चला जाता है। अब प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़ रही है, वो जीत जाएंगे, जब ईवीएम कहाँ चला जाएगा। अपनी कमियों को गिनते नहीं है, दूसरे के ऊपर थोपने लगते हैं कि ईवीएम का चक्कर है, फलाना टिकना। अब दिल्ली में हम जीतेंगे, जब ईवीएम कहाँ चली जाएंगी। पंजाब में जब हम जीते तो तब ईवीएम कहाँ चलेगी। जो बीजेपी जीत रही है वहां क्यों नहीं जीत ली बीजेपी। ये सब मूर्खता की बातें, मुझे तो इनके प्रवक्ताओं की मुझे अजीब बातें लगती है। इनके साथ डिबेट में बैठने में मजा ही नहीं आता। ये वो ईवीएम फलान ढिकना, अरे तुम जब जीत जाते हो तो जब ईवीएम खत्म हो जाती है, जब ईवीएम तुम हार जाते हो तो ईवीएम पर दोष लगाने लगते हो। कुछ ईवीएम नहीं है, तुम्हारी अपनी कमियां थी तुम्हारे। अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता की इस बात से मैं सहमत हूँ, कांग्रेस नहीं आ रही, हुड्डा कांग्रेस हारी है। अगर कांग्रेस के सारे नेताओं को सम्मान मिल गया होता, कुमारी शैलजा को जो दलित होने के बावजूद, दलित होने का जो इन्होंने उनका इतना अपमान किया, जो सारा दलित भाग गया इनसे, वो इसलिए तो भाग गया। दलित अशोक तंवर जी प्रदेश अध्यक्ष दलित, उन्हों पे लाठियां उन पे बरसाई है। पूरा हरियाणा नहीं देख रहा है इन सब बातों को। ये ढोंग करते हैं, सिर्फ एक ही बात की राजनीति ये करते हैं, सिर्फ एक ही जाति की राजनीति ये करते हैं, सिर्फ एक ही नेता की ये राजनीति करते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। पूरा हरियाणा इन सब बातों को जान चुका है। जब देखिए इस चुनाव में हुआ क्या, जब आम आदमी पार्टी से गठबंधन इनका नहीं हुआ तो पूरे हरियाणा के लोगों को लगा कि जो लोग वोट देना चाह रहे थे आम आदमी पार्टी को और इस गठबंधन को, जो उन्होंने लोकसभा के समय में आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस को मिलकर जो वोट दी थी, उन लोगों ने 5 लोकसभा कांग्रेस जीत गई, और हरियाणा में कुरुक्षेत्र हमें जो 1 सीट मिली थी उससे दूसरे नंबर पे हम आए, और 25,000 वोटों से हम हार गए। और तो सबसे ज्यादा अगर तीसरे नंबर की हरियाणा में कोई पार्टी थी लोकसभा में वोट लेने वाली तो आम आदमी पार्टी थी। तो लोग बड़ी आशा भरी नजरों से गठबंधन को देख रहे थे कि गठबंधन होगा और हम वोट देंगे। और अरविंद केजरीवाल जी का जो फेस था, अरविंद केजरीवाल जी की जो नीतियां थी, उनको लेके लोग वोट देना चाह रहे थे। परंतु जब गठबंधन टूट गया और इनका अहंकार देख लिया तो लोगों ने देखा कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस ने आगे कर दिया, तो निश्चित तौर पे जाट और नॉन जाट का जो खेल हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी चला रही थी तो उससे लोग चढ़ गए। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ये सब मूर्खता की बातें हैं कि आप ईवीएम पे चले जाएंगे। समीक्षा बैठक इन्होंने कह रही, समीक्षा बैठक में 8 लोग इन्होंने कर दिए कि 8 लोग समीक्षा करेंगे। वो लोग है उसमें जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रिश्तेदार है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चहीते हैं, जो 4 बार चुनाव हार चुके हैं, वो समीक्षा बैठक में। अरे भाई किस बात की समीक्षा कर रहे हो? हार गए तुम, अपने आगे की रणनीति बनाओ। जो तुमने कार्य अपने 10 साल के, जो मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का 10 साल का कार्य था, लोगों ने देखा कि फिर वही लूट मचने वाली है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो वही लूट मचेगी, इनके रिश्तेदार लूट मचाएंगे, इनके जो रिश्तेदार जो इनके सगे संबंधी है वो लूट मचाएंगे, उनको नौकरियां मिलेंगी। तो इसलिए लोगों ने देखा कि उस राज्य में भी भ्रष्टाचार चरम पे था। फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज्य में जो भ्रष्टाचार वो चरम पे आ जाएगा, इसलिए लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। राकेश जी, सवाल तो यहाँ पर ये भी कि आप इतने सारे कसीदे गढ़ रहे हैं, आरोप। मैं आ रहा हूँ योगेश जी, आपके पास लौट रहा हूँ। लेकिन राकेश जी, यहाँ पर आप जो आरोप लगा रहे हैं तमाम, जो है आईना दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है योगेश जी कह रहे हैं कि हम सीरियस ही नहीं लेते आपको, आपका वजूद ही नहीं है, आपके जमीन जो है अभी तक आप तलाश नहीं पाए हरियाणा में। आप क्या सवाल या बिंदु उठाएंगे, आप क्या क्वेश्चन मार्क लगाएंगे? अच्छा, मैं आपके माध्यम से योगेश जी से एक बात पूछा, चलो हमें सीरियस नहीं लेते तो इसका मतलब आप राहुल गांधी को भी सीरियस नहीं लेते? जब राहुल गांधी जी ये कह रहे थे कि बड़ी मीटिंग में कांग्रेस की है स्थिति में
कि हमें आम आदमी पार्टी से गठबंधन करना चाहिए, तो इसका मतलब आप राहुल गांधी को भी सीरियस नहीं ले रहे। वो भी आपके नेता नहीं है, क्या वो डिबेट में वो हमारे नेता ही है, उन्हें भी हम सीरियस नहीं लेते। हमें सीरियस ले रहे थे तभी तो हमसे लोकसभा में गठबंधन करा। क्यों करा हमसे लोकसभा में गठबंधन? क्योंकि पता था इन्हें कि 2019 की तरह 10 की 10 लोकसभा हार जाएंगे। इनके पास गठबंधन नहीं था, 4 प्रदेश अध्यक्ष बदल गए, एक गठबंधन इन पे बना नहीं, कार्यकर्ता थे नहीं, फेस वैल्यू थी नहीं। अरविंद केजरीवाल जी का फेस था, उनकी नीतियां थी, उनका गठबंधन, उनका संगठन था, उनका गठबंधन था। आ रहा हूं सुनील जी, मैं आपके पास लौटूंगा। जी जी ठीक है, तभी तो ये जीते। और अगर ये सीरियस हमें लेते नहीं, हमें इन्हें सीरियस नहीं ले रहे, आप भी नहीं ले रहे, ये भी नहीं ले रहे, सीरियस नहीं लेते। अगर इन्हें बीजेपी ले लेगी, कोई दिक्कत नहीं। मैं तेरी की बात का जवाब दे रहा हूँ, तो राहुल गांधी को भी सीरियस नहीं लेंगे। ठीक है, इस बात का जवाब ले लो इनसे भी। ठीक है, ले लेते हैं। योगेश जी क्या प्रतिक्रिया है आपकी? जो कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी है, माननीय राहुल गांधी जी हमारे देश के विपक्ष के नेता है, विपक्ष की आवाज है। और मैं इन्हें बताना चाहूंगा भटाना साहब को, उनका जो एक उनका विचार था कि इस जो गठबंधन पे एक बार पार्टी विचार करके देखिए, तो उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, उन्होंने बातचीत की, लेकिन जो गठबंधन सिरे नहीं चढ़ा वो उनकी, आप इतने फ्रस्ट्रेशन में नजर आ रहे हो गठबंधन ना होने की वजह से। आप सीरियस अगर नहीं लेते होते, मैं जिन भी डिबेट पे आता हूँ भटाना साहब के साथ, उनकी पीड़ा ही कांग्रेस पार्टी है। उनकी आप कोई भी डिबेट सुनना, वो कभी भी भाजपा की कमियों पे बात नहीं करेंगे। वो सिर्फ कांग्रेस की, हुड्डा साहब की पीड़ा उनकी साफ नजर आती है। हमारी पार्टी हम किसे कमेटी में ले, किसे ना ले, ये हमारा प्रेरोगेटिव है। आप हमें अपनी पार्टी के में आप देखिए आपने क्या करना, आप तो कुछ भी नहीं कर रहे, हम कमेटी तो बना रहे हैं। और देखिए मैं आपको साहब को, जब भी मैं खुद भी, चाहे आप पार्टी हो, जनता हो, इनेलो हो, ये पार्टियां कहीं ना कहीं किसी के लिए ये काम करती है, वो टास्क दी जाती है इनको, तो इसलिए हम इनको सीरियसली ना तो पहले लेते थे ना आज लेते हैं। दूसरी, अब मैं बात भाजपा की बात पे आता हूं। भारतीय जनता पार्टी आज भी इतनी पीड़ित है, इन्हें इस बात का मलाल है। देखिए अभी की मैं बात सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की, ये 37 के आंकड़े को ये बचा नहीं पा रहे कि ये मोदी जी जो बार बार कहते हैं विपक्ष मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत, आज क्या हुआ उस बात का? आप देश में आज विपक्ष का नेता राहुल गांधी है और आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आपकी आदत क्या है? आप चाहते हो कि कोई आवाज उठाने पर न रहे। डिक्टेटरशिप, गंदा पिला मोदी जी और अमित शाह जी, जो डिक्टेटरशिप है। अब देखिए मैं इनकी बात क्या बताता हूं, आप ये नायब सैनी जी इतना नहीं तय कर पा रहे क्योंकि पीए तक के नाम अमित शाह जी दे रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी का नाम ऊपर से आ रहा है। हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब, आज ये तो स्पष्ट है डिबेट में, बेशक से हम सत्ता में नहीं है, लेकिन हरियाणा ही नहीं पूरे उत्तर भारत के जननेता है वो। आज आप खुद एडमिट कर रहे हो, भाजपा के प्रवक्ता भी, कि वो कांग्रेस में औरों की नहीं है तो हुड्डा की कांग्रेस है। अरे सब एक इतने बड़े नेता 37 सीट ले आई और आपके जो इतना धनबल, आपके नाम अमित शाह जी, आपके 15-15 हजार रुपए बूथों के आपने ऑफिशियली बांटे हैं और आप तब 48 सीट लेकर आप आज सत्ता में हैं। और आप देखिए नायब सैनी जी, आज ये इनके वो नेता हैं जो उनकी धर्मपत्नी जी जिला परिषद के चुनाव में 5वें स्थान पर थी। ठीक से जात पात का रंग इन्होंने भड़काकर और एक वोटों को इन्होंने आजाद उम्मीदवारों की टास्क देकर खड़ा किया। वो ठीक है, मैनेजमेंट के माहिर है ये। हम दिल से जनता की बात करते हैं, हम एक तरह की तोड़ की राजनीति नहीं करते, बेशक से हम कितने भी विपक्ष में रहें, और हम कभी ये बात नहीं करते। आप लोग तो सिर्फ बात क्या करते हो बांटने की, आप जोड़ने की बात नहीं करते। आप नारा देते हो उत्तर प्रदेश में बटोगे तो बटोगे, यहां आपने बांटने का काम किया है, वहां आप हिंदू मुसलमान का नारा देते हो।
या आपका ये नारा नहीं चल रहा तो आपने अलग नारा दिया। आज आप देखिए ये बात करते हैं गुटबाजी की, विज साहब ने स्पष्ट कर दिया कि मुझे हराने की भी साजिश थी, मुझे मारने की साजिश थी। इनके पूर्व के गृह मंत्री, उनको मारने तक की साजिश रची गई। मुझे हैरानी आती है इसकी पार्टी पर। ये कुछ भी, मैं आज भी कह रहा हूं इनके मंत्री सुरक्षित नहीं है और ये आज भी कुछ भी ऐसा घिनौना कांड करवा सकते हैं। इसलिए इन लोगों से हरियाणा को बचाना होगा और हरियाणा की आवाज कांग्रेस पार्टी किसान से आरोप प्रत्यारोप आवाज बढ़े। तो मैं जो मुद्दे की बात कर लेता हूँ, एक छोटा सा जो है, आखिर से क्यों दूसरों एक दूसरे की पार्टी पर चलता रहेगा आपका, लेकिन योगेश जी, आपकी पार्टी आने वाले समय में आगामी जो सत्र आपके सामने है उससे पहले जो है कोई नेता प्रतिपक्ष दे पाएगी क्या? उसका भी इलेक्शन जिस तरीके से जो है सुनील जी ने कहा था कि उसका भी कोई इलेक्शन हमने रोक रखा है, उस पर भी देरी क्यों लगाई जा रही है, उस पर भी विलंब क्यों है, क्यों चयन करने में जो है इतनी देरी हो रही है? क्या वापस वही जो है नेता प्रतिपक्ष का चेहरा या फिर कोई नया जो है सामने हाईकमान की तरफ कब तक जो है टकटकी लगाकर आप देखते रहेंगे योगेश? जब तक हमारी फैक्ट फाइंडिंग की जो रिपोर्ट आएगी, हम आकलन कर रहे हैं। आप नेता प्रतिपक्ष से हम आवाज बन के आज भी किसानों की काम कर रहे हैं, विधानसभा में भी, सड़क पर भी। आपको जिस दिन विधानसभा लगेगी उस दिन आपको नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में जनता की आवाज बन के जनता की बात को प्रमुखता से रख रहा होगा, रखेगा हमारा नेता। और आपको एक बात बता रहा हूं जी, ये जो लोग डर और भय का माहौल पैदा करना चाहते हैं हरियाणा में, हरियाणा के लोग डरने वाले नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने 2021 में इनको जो किसान आंदोलन के दौरान इनके प्रधानमंत्री ने माफी मांगी थी, वो प्रधानमंत्री जी जो कानून थोपना चाह रहे थे। माहौल कौन पैदा कर रहा है सर? डर का माहौल भारतीय जनता पार्टी पैदा कर रही है। आप देखिए इनके गिल साहब आप देखो तो आप ये गुटबाजी नहीं है, मताधिकार का प्रयोग कर उनको चुना। कहाँ से डर? लोग जो खूब निकलकर जो है मतदान केंद्र पर जाते दिखाई दिए थे। गिल साहब ने स्पष्ट कहा है, आप इनसे पूछिए उनको क्यों हराना चाहती थी। उन्होंने ये कहा कि मुझे भरवाना भी चाहते थे और हरवाना भी चाहते थे। इसका जवाब दीजिए ना, क्यों खट्टर साहब आज भी पर्दे के पीछे मुख्यमंत्री का काम कर रहे हैं? आज मुख्यमंत्री का मुखौटा नायब सैनी जी एक नाम के मुख्यमंत्री है, उन्हें किसी भी एक छोटा सा फैसला लेने की इजाजत नहीं है। अपना पीए नहीं रख सकते वो? क्या यही वो हरियाणा चलाएंगे? आप देखिए बड़ी जानकारी ट्रांसफर दी जाती है आईएएस की। सुनील जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? सुनील जी से जवाब देंगे, सुनील जी से जवाब दीजिए सर। सुनील जी आप देखिए, जब पूरे प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख की प्रदेश की जनता ने अपना फैसला सुना दिया 1 महीना पहले, तो हम भारतीय जनता पार्टी को लगातार तीसरी बार बहुमत के साथ सरकार चलाने का जनादेश देते हैं। जब कांग्रेस पार्टी उसी से संतुष्ट नहीं हो सकती तो मेरे जवाब से ये मेरे प्रवक्ता साथी कैसे संतुष्ट हो जाएंगे? अभी देखिए इनकी समस्या क्या है ना, इनकी समस्या ये है कि ये सड़क पे उतर के तो काम करते हैं नहीं, एसी के कमरों में बैठ के राजनीति करते हैं। और राजनीति क्या है इनकी? एक दूसरे को, अब भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का यही काम रहता है कि कैप्टन अजय यादव को कैसे पार्टी से भगाएं, शैलजा को कैसे पार्टी से भगाएं, वीरेंद्र सिंह आ गए दोबारा कैसे उनको फिर से भगाएं, दूसरा तो कोई सिर नहीं उठा रहा। जब आप अपने अंदर ही एक दूसरे को मारते रहोगे, अपनी पार्टी के अंदर ही आप इतने बुरे हालात पैदा करोगे कि वहां पे कोई मतलब दूसरा नेता और विशेष तौर पे कोई पिछड़ी जाति का नेता, कोई दलित नेता जब वहां पे फ्री होकर काम नहीं कर सकता, उसके आत्म सम्मान को जब वहां पे ठेस लगती है, तो आप प्रदेश की जनता से क्या उम्मीद रखते हैं कि वो आपको मत देके ऐसे निकम्मे लोगों को सरकार चलाने का जनादेश देगी क्या इस प्रदेश की जनता? अब ये लोग बात करते हैं कि राहुल गांधी जी पूरे देश के विपक्ष के नेता। अरे भाई, राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता है तो उन्होंने तो कहा था हरियाणा में गठबंधन करिए,
लेकिन गठबंधन के आगे हठबंधन, पिता पुत्र का हठबंधन, उन्होंने हट कर ली कि यहाँ पे नहीं होगा गठबंधन, तो उनका हठबंधन चला। कहाँ गए आपके राष्ट्रीय नेता, कहाँ गए राहुल गांधी, बड़े बड़े नाम गिनाते रहेंगे स्टूडियो में बैठ के, लेकिन हैसियत नहीं है कांग्रेस पार्टी की कि पिछले 20 साल से वो इन पिता पुत्र से बाहर निकल सके। बोले उत्तर भारत का बड़ा नेता, काहे का उत्तर भारत का बड़ा नेता भाई? 2005 में जब सरकार आई थी हरियाणा में, तो 67 सीटें थी कांग्रेस पार्टी की। भूपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बना दिया। उसके बाद 2009 में 40 सीटें आ गई। 2014 में विपक्ष की कुर्सी भी नहीं बनी, विपक्ष की कुर्सी भी इंडियन नेशनल लोकदल को उस समय मिली थी। शर्म की बात है जिस पर नेता ने अपनी पार्टी को हमेशा गर्त में ले जाने का काम किया हो, हमेशा समय इजाजत नहीं दे रहा उससे ज्यादा आगे बढ़ने के लिए। एक फाइनल कमेंट जो है मैं 5 सेकंड में आपसे जाऊंगा सर। सुनील जी, सुनील जी, लेकिन यही इन लोगों की मानसिकता है कि ये एक व्यक्ति विशेष के पीछे लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी में वो सिस्टम नहीं है, वो और इन लोगों की समझ में आ भी नहीं सकता। इन लोगों की वहां तक की सोच है भी नहीं। ये लोग नहीं इजाजत नहीं दे रहा है इससे आगे बढ़ने के लिए। माफी के साथ रोकना चाहूंगा सुनील फोगाट जी, राकेश बढ़ाना जी, योगेश सेहाग जी जो है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, पैनल में शामिल होने के लिए, चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मसला में सवाल लगातार बना हुआ है कि आगामी शीतकालीन सत्र से पहले जो है कांग्रेस अपना नेता प्रतिपक्ष का चेहरा क्या चुन पाएगी? हाईकमान कब तक जो है इस पर जो है डिसीजन ले पाएगा? फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।